दोस्तों, आज पेश है खूनी गुफा। ये कवर चित्र है। नहीं नहीं, नहीं, छोड़ दो हमें। हमें छोड़ दो, हमें मत भेजो। हा हा हा, बचाओ। कबीले का नाम था मूंगा। कबीले का सरदार एक तेरान मूंगा की इकलौती संतान के रूप में तेरान ने का एक बेटा है। नाम था ईरान। आर्थिक रूप से कबीला बेहद समृद्ध व शक्तिशाली थी। कबीलों में कुल आबादी 500 से भी कम। इसलिए एकता व भाईचारे में इसमें गहरा संबंध देखने को मिलता है। लेकिन कुछ दिनों में इसी कबीलों में मुसीबत का पार टूट पड़ा था। हे माँ दामनी, हमें शक्ति दे माँ, ताकि हम अपने दुश्मनों से डटकर मुकाबला कर सके। हमें शक्ति दे माँ। तभी अचानक पहरे पर तैनात कबीले के जांबाज लड़ाकू नवयुवक चीख उठे, सावधान, चांग जी आ रहे हैं और भागो। आ गया गए हैं, भागो। और दुश्मनों का आगमन की सूचना पाते ही खलबली मच गई और पलक झपकते ही जहां कुछ देर पहले उत्साह भरा उत्सव चल रहा था, वहां मौत का सन्नाटा छा गया और खूंखार चांगची कबीले के लोग के पास आधुनिक तूफान की तरह यहाँ आ पहुंचा था। संकेत हम मिलते ही हमें आक्रमण करना है। और फिर यह काल शब्द दुश्मनों के सिरों पर मंडरा रहा था। एकाएक सरदार त्रानमुंगा अपने कंठ से विचित्र ध्वनि निकाली और अगले ही पल चारों ओर नवयुवक सैनिक चिल्लाते चिल्लाते दुश्मनों की ओर लपके और सन्नाटे के पेड़ों में काल मंडरा रहा था। और अगले ही पल तिरान मूंगा सहित सभी जांबाज मूंगा युवक चांगसी कबीले पर बिजली की तरह टूट पड़े। मारो, काटो, डालो शैतानों को, एक भी बचकर न जाने पाए। आज बदला लेंगे। चाक। ओह, तो चींटियों के भी पर निकल आए हैं आज। हा हा हा। मत भूल शैतान चांगची, चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है और आज वह दिन आ गया है। हा हा हा। अभी पता चल जाएगा कौन किसे पर भारी पड़ता है। हम आज हम तुम्हें जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे शैतान। खचाक खचाक। और चांगची के त्रानमुंगा के कबीले के यह युद्ध आखिर समय तक नहीं चला अधिक समय तक नहीं चला। सरदार, हमने उसका एक आदमी पकड़ लिया है। ओह, रुक जाओ शैतान चांगची, काया डरपोक। खचाक। परंतु तेरान के चीखने चलाने का कोई शैतान चांगची पर कोई प्रभाव न पड़ा और आंधी तूफान की तरह सामान धूल उड़ाता हुआ गायब हो गया। और वे लोग हमारे एक आदमी को ले जाने में सफल हो गए पिताजी। हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। हम उसे अपना आदमी ले जाने से नहीं रोक पाए। इस प्रकार आखिर कब तक चलेगा? इस तरह अगर हम शैतान एक एक करके हमारे कबीले के लोगों को अपहरण करते रहे तो वे लोग कबीले को वीरान हो जाएगा। लेकिन हम मुट्ठी भर लोग कर भी क्या सकते हैं? चांगची कबीले का मुकाबला करना हम सब के बूते से बाहर की बात है। काश हमें किसी दूसरी कबीले की मदद मिल प्राप्त हो जाती, जिसकी सहायता से हम अपनी देवी को ही आज़ाद करा पाते और उस शैतानों का अंत कर देते। कितने दिनों तक चांगची हमारे कबीले के लोगों को पकड़ते कर ले जा रहे हैं। और उधर जबकि
उधर शैतान चांगची के कबीले के पहुंचकर उस मूंगा युवक को जब होश आया तो उससे स्वयं को दो मजबूते शिकंजे में रगड़े पाया। उफ, ये दरिंदे शायद अपने कबीले ये मुझे अपने कबीले से ले आए हैं, न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। पहाड़ पर चांगची और शैतान चांगची भयानक स्वर में ठाका लगा कर कह रहा था, हा हा हाय, हा हाय, हिचो कोची, रथ का घोड़ों को पहाड़ी की ओर ले जाने का संकेत दो। पहाड़ी गुफा इस प्रकार बंदरों में जाकर यह दुष्ट उस रथ पर कहीं भेज रहे हैं। और वो पहाड़ी गुफा में क्या है? जो हुक्म सरदार। और चांगची के आदेश मिलते ही इसको कोची ने रथ में एक भरपूर वार किया और रथ दोनों घोड़े पर वार कर पड़ते ही घोड़े सरपट वहां से भाग पड़े। हा 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 उफ। और रथ से जुड़े दोनों घोड़े द्रुतगति से दौड़ते चले गए। ओह, न जाने यह रथ मुझे कहाँ दौड़ा चला जा रहा है। यह गुफा में क्या होगा? और गुफा के प्रवेश कर गया। ओह शायद यह गुफा है। और पहाड़ी चट्टानों में उबड़ खबड़ रास्तों से गुजर कर गुफा के भीतर पहुंचकर रथ रुक गया। न जाने मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। और ठीक उसी पल वातावरण में पंख फड़फड़ाने का स्वर गूंजा और मूंगा युवक ने जैसे ही आवाज की दशा में देखा, एक कंठ से भयंकर चीख निकल गई। नहीं, कटीले पंखों वाला विचित्र पक्षी, ओह, यह मुझे खा जाएगा। और वह चीखता चला गया, नहीं नहीं नहीं। परंतु वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। चमगादड़ नुमा भयानक राक्षस पक्षी मूंगा युवक के शरीर को चिपक गया और उसके नोकीले चोंच से उसके गर्दन में छेद करने लगा। उसके बाद उबरने वाला गाढ़ा गाढ़ा रक्त पीने लगा। बचाओ चढ़। और थोड़ी देर बाद मूंगा युवक एक हड्डी तक चबा गया था। हड्डी तक न बची थी। रथ अपने वापस लौट गया। और जब राजा मूंगा कबीले में कोई कोस दूर आदित्य नगर के राजमहल में के शयन कक्ष में राजा आदित्यपाल अपने स्वर्ण पलंग पर बुरी तरह तड़प रहा था। आह आह। और एकाएक राजा आदित्यपाल हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओह, मैंने फिर वही सपन देखा रहा था। आखिर यह सपन क्या है, रहस्य है? क्या हर बार मुझे यही दिखाई देता है? और ओह दाई माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या बात है आदित्यराज, तुम इधर? आदित्यराज इधर से गुजर रही थी, तुम्हें पलंग पर तड़पते देखा तो भीतर चली आई। क्या कोई भयानक सपन देखा है बेटे? हाँ दाई माँ, उस सपन में आज फिर मैंने कि कोई दिनों में देख रहा हूँ और सपने में मुझे माँ दिखाई देती है दाई माँ। और उस अपने सपन के विषय में राजकुमार ने दाई माँ को सब कुछ विस्तार से बताता चला गया। और सबका सुनने के पश्चात दाई माँ एक गंभीर स्वर में बोल उठी, इसका मतलब तुम्हें अपनी माँ को तुम्हारी माँ अभी जीवित है, अवश्य ही किसी संकट में फंसी हुई है। मदद के लिए तुम्हें सपन में आकर तुम्हें पुकार रही है। लेकिन हमारी माँ का देहांत तो तभी हो गया था जब हम केवल 10 वर्ष के थे। कई महीनों तक महारानी का इंतजार करने के पश्चात ऐसा मान लिया गया था मेरे बच्चे। मैं कुछ समझा नहीं दाई माँ।
उस समय तुम 10 वर्ष के थे जब तुम्हारी माँ पुष्पगंध तुम्हें लेकर अपने पिता से मिलने गई थी और जा रही थी, तो त्रिकुटा जंगल में गुजरते वक्त बहुत तीव्र आंधी आई। उस आंधी के बाद तुम्हारी माँ का कहीं पता न चला और कई महीनों इंतजार करने के बाद उसका मृत मान लिया गया और तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया और तुम्हारा 18 वर्ष की उम्र में राज तिलक कर दिया गया। और सारी कहानी सुनने के बाद आदित्यराज विचलित हो उठा और मेरी माँ जीवित है दाई माँ, वह मेरी मरी नहीं है। उसे उसे ढूंढने जाऊंगा और जब तक अपने सपन का रहस्य नहीं जान लूंगा तब तक महल नहीं लौटूंगा। मैं अप मैं अपने नाना जी से मिलने जाने का बहाना बनाकर यहाँ से जाऊंगा, तब तक आप यहाँ की देखभाल करेंगी। और दाई माँ, मैं भोर होने से पूर्व ही निकल जाना चाहता हूँ। और फिर प्रातः भोर का उजाला फैलने से पूर्व ही आदित्यराज दाई माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर महल से चल पड़ा। माँ त्रिकुटा जंगल में गायब हुई थी और मैं उनकी खोज आरंभ करनी चाहिए, इसलिए ईश्वर इसकी यात्रा सफल करे। उजाला फैलने से त्रिकुटा के जंगल में पहुंचा। यह जंगल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, शायद बचपन की धुंधली यादें अभी विशेष हैं। और दोपहर तक उसी तरह भूखा प्यासा जंगल में दौड़ता रहा और परिणाम न निकला और संध्या को घर ने आई तो एकाएक उस पर आक्रमण हो गया। वो ही है क्या? लेकिन यह आक्रमण नहीं था, केवल उसे घेराव था। अन्यथा वे भाले जमीन में न धंसते की बजाय उसके शरीर को छलनी कर जाते। तभी वह रहस्य को समझ भी न पाया था कि आंबों के वृक्षों पर अचानक कुछ लोग नीचे कूदे और मंगू कबीले के लोग थे। वो पल भर में उन्होंने घेर लिया। हिलना, घबराना, खबरदार, हिलना नहीं। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम आदित्यराज है, आदित्य नगर का राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे इस प्रश्न का अवसर हम उत्तर नहीं देंगे, नहीं, हमारे पिताजी देंगे। तुम्हें मूंगा कबीले के सरदार देंगे। हमारे साथ चलना होगा, एक दोस्त की हैसियत के साथ। और उस वक्त जब अच्छी तरह सोचने समझने के पश्चात राजा आदित्य ने उनके साथ चलने का फैसला कर लिया। ठीक उसी वक्त मूंगा कबीले वासियों ने पुनः चेहरे पर पहरा चांगली कहर बरपा रहा था और नीच गद्दार पापी इंसान, तू फिर यहाँ आ गया। अरे, अभी कितने और लोगों की अपनी खून की हवस का शिकार बनाना चाहता है। कब बुझेगी तेरे खून की प्यास? तू बहुत बोलने लगा है बूढ़े, और अब वह यह कभी सहन नहीं करेंगे हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करे, इसलिए तेरा खत्म हो जाना आवश्यक है। और कचाक और होलना दृश्य देख कर मूंगा वासियों के कंठों में भयंकर चीख निकल गई। चलो, आह खूनी दरिंदे, नहीं, ओ सरदार। ठीक उसी पल तेहरान का बेटा ईरान राजा आदित्यनाथ के साथ वहां पहुंचा। पिताजी, यह सब क्या हो गया पिताजी? ओह, लगता है कुछ देर पहले यहाँ खून की होली खेली गई है। हाँ मेरे बच्चे ईरान, अच्छा हुआ तुम समय पर पहुंच गए, वरना वह शैतान चांगसी फिर आया और छोटे सरदार और हमारे एक आदमी को ले जाने के साथ उस दरिंदे ने सरदार को यह हालत कर दी है। चांगची कबीले नीच इंसान इसी पल अपनी बची खुची जिंदगी के क्षण गिनना शुरू कर दे। मैं सिर दी तेरी मौत बनकर। यह चांगची कौन है और आखिर सब घबरा रहस्य क्या है?
यह आखिर कौन है? और ये एरान, बेटा एरान, एरान ने तुरंत राजा आदित्यपाल का परिचय कर दिया। तो एरान मूंगा उधड़ते उधड़ते, तब एरान मूंगा ने उखड़ते उखड़ते स्वर में कहा, राजा आदित्य, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मरने से पहले तुम्हें इस कबीले की रक्षा करना का वचन लेना चाहता हूँ राजन। लेकिन तुम उस दुष्ट टांगची से टकरा लेने के समक्ष हो। बोलो राजन, मेरी बात का जवाब दो। फिक्र न करो बाबा, यह कबीला मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः इसकी रक्षा का भार स्वयं ही मेरे ऊपर आ गया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस कबीले की रक्षा करूंगा। और इतना कहते ही अशोक ने तिरान मूंगा ने गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और फिर तिरान मूंगा के अंतिम संस्कार करने के बाद, एरान, अब तुम मेरी सारी बातें विस्तार से बताओगे। चांगची कौन है और तुम्हारे कबीले की क्या दुश्मनी है? अवश्य राजन। दरअसल यह एक सारी कहानी एक खजाने के इर्द गिर्द घूम रही है। खजाना? जी हाँ, वह खजाना हमारी देवी कामनी के आभूषण का रूप में है और स्वयं देवी की मूर्ति के रूप में, जिसकी रक्षा करती है। पिताजी शहीद हो गई, न जाने कितने ही कबीले वासी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं समझा नहीं। आओ मैं तुम्हें अपने मंदिर में ले चलता हूँ। और यह हमारा ऐतिहासिक मंदिर, इसमें भीतर कभी स्वर्ण संतरित देवी कामनी की मूर्ति और 5 हाथ लंबी मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन आज से 6 वर्ष पूर्व एक दिन वह मूर्ति एक शैतान चांगची की दृष्टि पड़ गई, जो संयोग से ही इधर आ गया निकला था। और मेरे पिताजी वहाँ आ गए और पास में कबीले के शैतान चांगची ने कबीले की मूर्ति देखकर वह क्रोधित होकर चीख पड़े, चांगची, तुम यह मूर्ति छूने का साहस क्यों किया? मूर्ति खूबसूरत है, यह बहुत कीमती लगती है, इसलिए छू कर इसकी परख कर रहा था। मेरे पिताजी ने अपने आदमी को आवाज़ देते हुए उसे पूर्ण वहाँ से भाग निकाला। ओह, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वह लोग उस घटना को भूलने लगे। लेकिन एक दिन अचानक ही चांगची अपने कबीले के साथ मंदिर पर दावा बोल दिया, दुश्मन मुकाबला करो। और जमकर संघर्ष हुआ। और उस समय चांगची की हार हुई और वह पुनः भाग निकला। लेकिन जाते वक्त पुनः वापस आकर मूर्ति लूट ले जाने की धमकी दे गया। और मैं फिर आऊँगा और मूंगा वासियों, और इस बार तुम्हारी मूर्ति जरूर ले जाऊंगा। उसकी धमकी से घबराकर मेरे पिताजी ने मूर्ति को उसी रात छिपा दिया। उसकी जगह यह साधारण सी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे असली मूर्ति का स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। और फिर क्या हुआ? चांगची फुरन आया और लूट लो मंदिर को। हाँ, लेकिन मूर्ति उसे नहीं मिली। मूर्ति कहाँ गई? ओह, समझ गया, त्रेयन ने उसे छिपा दिया है। और तब से ही मूंगावासियों पर कहर बरपातना आरंभ कर दिया। और हुआ, कांगची ने प्रकट शब्दों पर कहा, सुनो तिरान मूंगा, जब भी दोबारा उस मूर्ति की मांग नहीं करूँगा, बल्कि पूरे जुल्मों से घबराकर तुम स्वयं ही मूर्ति को सुपुर्द कर दोगे। आज के बाद जब भी आऊँगा, तुम्हारे कबीले के एक व्यक्ति को मेरे पालतू इंसानी खून के प्यासे पक्षी को भेंट करना चढ़ेगा। हाँ हाँ।
नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे चांगची। और वह अपनी दुष्ट अपनी करने लगा। आह। और जैसे ही ईरान चुप हुआ और अतिथरा ने मुकुट को देखकर चौंका। यह मुकुट किसका है? यह तो देवी देवी के मुकुट पे हमारा राज चिन्ह है। आज से 10 वर्ष पूर्व यह देवी अचानक हमें जंगल में मिली थी। हम उस समय वहीं सोई हुई थी और उसके चेहरे पर तो देवी जैसी तेजी है और नाग उसकी रक्षा कर रहा था। सचमुच ही यह देवी है। इसे अपनी बस्ती में ले चलना चाहिए। और हम आर्य आदमी उस देवी के निकट जाते ही वह नाग चुपचाप चला गया और कबीलेवासी बस्ती में ले आए और होश में लाने लगे। देवी को हमारा प्रणाम। आप कौन हैं माँ? ओह, मैं कहाँ हूँ? इतना सुनते ही युवराज चिंतित हो उठा और बोला, लेकिन अब वह देवी कहाँ है जिसका मुकुट देवी की मूर्ति पर लगा हुआ है? तुमने उसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वह तो चांगची की कैद में है। वह कहीं यह देवी मेरी खोई हुई माँ तो नहीं? चांगची दूसरे ही दिन उसका अपहरण कर ले गया था। ओह, हमें उस देवी के दुष्ट मक्कार की कैद से आज़ाद कराना होगा। ऐलान, मैं इस पापों का दंड उससे दूंगा। तुम चांगची कबीले पर आक्रमण की तैयारी आरंभ करो और इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। इस बार दुष्ट चांगची मेरे हाथों नहीं बचेगा। मैं अपने कबीले को आक्रमण के लिए तैयार कर आदेश देता हूँ। और अगले दिन आदित्य राज के नेतृत्व में मूंगा कबीले के लोग चांगची कबीले की ओर प्रस्थान किया। आदित्य राज जिंदाबाद, देवी कामनी की जय हो और तिरान जिंदाबाद। और उधर चांगची गढ़ के तहखाने में था। उधर जबकि मूंगा कबीले की देवी चीख चीख कर कह रही थी, दुष्ट नीच पापी, तू फिर आ गया अपनी मनुष्य सूरत दिखाने। तुझे नफरत करती हूँ, थूकती हूँ तेरे मुंह पर आग थू। कमी नहीं, तेरे हिम्मत इतनी बढ़ गई है, भूल गई है कि आज से 10 वर्षों तक के लिए इसलिए मेरे जीवित रखा है कि आखिर कभी तू उस तंगाकर कभी मुझे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उस दिन मैं तुझे खूनी गुफा में यह सोचकर लौटा लाया था कि शायद तू मुझसे शादी करना कबूल कर लेगी, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा। आज ही तुझे खूनी गुफा में अवश्य भेजूँगा, जहाँ पर गुफा का दैत्य तुझे टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से नहीं, हमें यहाँ मत भेजना। नहीं। लेकिन चांगसी ने उस करुण चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वह देवी के साथ रथ पर कुंडल में बांध दिया। नहीं, हमें वहाँ मत भेजो, हमें छोड़ दो, हाँ बचाओ। इच्छो की घोड़ों की गुफा में जाने का संकेत दो, जो हुक्म। और दूसरे ही पल घोड़े सरपट गुफा की ओर भागे। ठीक उसी समय आदित्यराज ने मूंगा कबीले के लोगों पर आक्रमण कर दिया और तभी ईरान की दृष्टि चांगची पर पड़ी, जो भागने की फिराक में था। ईरान ने अपना घोड़ा लाकर उसके सामने पहुंचा और गुर्राया, एक चांगची, तेरा खेल खत्म हो गया, अब तू मरेगा। ठहरो ईरान, इससे पहले देवी का पता पूछो। ओह, बोल कमीने, हमारी देवी माँ कहाँ छिपाया है? तुम्हारी देवी माँ अब तुम्हें नहीं मिल सकती। मैंने उसे खुकार पक्षी का शिकार करने के लिए खूनी गुफा में भेज दिया है। और अचानक चांगची भयानक ढंग से हंस पड़ा और फिर बोला, उसे तुम बचा नहीं सकते ईरान। वह खूनी गुफा
की अपनी ओर मौत और बढ़ रही है। हाँ। और इतना सुनते ही ईरान ने क्रोधित तलवार के एक बार में चांगची की गर्दन अलग कर दी और चांगची के गढ़ में अतिराज का अधिकांश अधिकार हो चुका था और चांगची सभी लोग मारे जा चुके थे। हमें सिर दी खूनी गुफा के ऊपर चलना होगा, मेरे पीछे आओ अतिराज। और फिर दोनों तेजी से दौड़े। ईरान, घबराओ नहीं, वह गुफा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। और वह गुफा और ईरान, शायद वह देवी की चीख है। और तभी मूंगा कबीले की देवी भयानक पक्षी को देखकर चीख पड़ी और इससे पहले पूर्व वह पक्षी अपना पंजा लिपट पाता एक बिजली सी चिमकी और चीख कर कार करता हुआ अपने आक्रमण आदित्य वार झपट पड़ा और मंगल की तलवार का वार उस आदित्य की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और फिर ओह, तुमने मुझे बचा लिया ऐलान, और उस दुष्ट चांगची को मार दिया। देवी माँ, यह सब आदित्य नगर के राजा के कारण हुआ है। ओह राजकुमार आदित्य, मेरा बेटा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे पास आओ। ओह, हमारी देवी राजकुमार की खोई हुई माँ है। और फिर आदित्य राज को गर्दन अपनी माँ के गले लग गया। उस मूर्ति और वह मूर्ति मंदिर में तहखाने में थी जिसके ईरान और बाहर निकाला लिया और फिर से रानी के हाथों उसकी स्थापना की। रानी पुष्पगंधा जिंदाबाद। और आदित्य नगर लौटने के पश्चात आदित्य राज ने अपने कबीले की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। समाप्त दोस्तों।